हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एनएस एकेडमी। तो आइए फिर से आज बात करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 सन 2026 की परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है आपकी स्क्रीन पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे देखिए कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है और बार बार परीक्षा में इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जरा कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। तो हम लोग कल्पना करते हैं विरोध, उल्टी कल्पना करते हैं। अगर अपरिमेय के लिए कहा गया तो हम लोग परमेय मान के चलेंगे इसको। ठीक है, हम कहेंगे माना क्या कि 6 माइनस रूट 2 एक क्या है? परमेय संख्या है। ये हमने मान लिया। ठीक है बेटा। अब 6 माइनस रूट 2 जब एक परमेय संख्या है, वही जब परमेय होगी तो हम जानते हैं परमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहां आप जानते हैं कि जहां पी व क्यू क्या है? सह आवाज धन पूर्णांक है, ऐसा लिख सकते हैं। सह आवाज धन पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0। कहने का मतलब Q का मान जो हर में लिखा है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब कि P व Q सहवाज का मतलब होता है कि P और Q का एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं है। ये है मतलब कहने का। ठीक है, आप सहवाज संख्या जानते होंगे। सहवाज का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जिनका मासा क्या होता है? 1। मतलब दोनों गुणनखंड क्या होगा? कॉमन गुणनखंड जो वाइनेस गुणनखंड होता है। ठीक है, 1। तो उसे हम कहते हैं सहवाज संख्या। बात समझ आ गई? तो फिर क्या करते हैं? अब कैसे हल करेंगे? हल करना सीखिए। हम कहेंगे या 6 माइनस पी अपॉन क्यू, ये एक तरफ कर दो। रूट वाली संख्या को आपको एक तरफ करना है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको रूट वाली संख्या को क्या करना है? एक तरफ करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको एक तरफ करते हैं आपको दिखने लगता है कि ये बन गया। अगर इसका लासा लेके भी लिखते हैं तो ये हो जाएगा, एक का बाद में क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद क्यू में एक बार, तो ये आ जाएगा आपका बन गया। अब हमें दिख रहा है, देखिए 6 क्या है? पूर्णांक है। पी क्या है? पूर्णांक है। क्यू क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब क्या होता है? एक परमेय संख्या ही देता है। ठीक है, पूर्णांकों को जोड़ें, घटाएं, भाग करें, गुणा करें, उनसे क्या बनता है? परमेय संख्या ही तो बनती है। बात क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि चूंकि 6q माइनस पी अपॉन क्यू ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, तब रूट 2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए या होगी, है ना? ये हम देखिए लैंग्वेज कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा ये परमेय है और ये बराबर में लिखा है, तो भैया हमारी कंडीशन फिर इस प्रकार की, इससे तो ये बनेगा क्या कि इससे जो भी ये संख्या है ये एक परमेय संख्या है। तब जो बराबर में लिखा है ये भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन हमें दिख रहा है कि रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है, तो यहां से हमारा विरोध होने लगता है ना? तो ये लैंग्वेज है आप लिखने का, और भी दूसरी भाषा में लिख सकते हैं। तो समझ लीजिए कि 6q माइनस पी अपॉन क्यू परमेय संख्या है, तब रूट 2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए। भाई बराबर होगी, एक परमेय अपरमेय संख्या बराबर थोड़ी हो सकती है। और समझ रहे नहीं समझ रहे? तो हम क्या कहेंगे? एक परमेय संख्या होनी चाहिए जो कि नहीं, जो कि नहीं। इसलिए जब नहीं है तो विरोध हो रहा है, होनी चाहिए। और जब ये परमेय है तो ये भी परमेय होनी चाहिए, तभी ये बराबर लिखा जा सकता है, और तो बराबर नहीं लिख सकते। बात समझ रहे? समझ रहे? तो इसलिए हमारा विरोध हो रहा है, जो कि परमेय नहीं है। इसलिए विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में हमारी कल्पना गलत है कि 6 माइनस रूट 2 एक, हम
हमने कल्पना की, क्या की थी, यही तो की थी, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है जो कि नहीं है, तो हम लिखेंगे अतः, ये तो हमारी कल्पना गलत हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि अतः, जब ये गलत है मतलब परमेय संख्या नहीं है, तो फिर हमें अंत में यही कहना पड़ेगा कि अतः 6 - क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये लिखना सीखिए बच्चे, सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं बहुत बढ़िया लैंग्वेज बताता हूँ, एज प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं अपनी भाषा में लिखा के बता देता हूँ, ठीक है भाई, सीधी सीधी बात है। ये परमेय हुई तो फिर ये परमेय के बराबर होगी, जो कि ये परमेय है नहीं। हमने क्या लिखा कि 6q - p/q परमेय संख्या है, तब √2 भी एक परमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है। बराबर लिखना है तो फिर परमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। विरोधाभास की स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, कि हमने क्या माना था, ये एक परमेय संख्या है, ये कल्पना गलत हो गई। तब फिर बात वही हो गई कि जब कल्पना परमेय नहीं है तो अतः ये क्या है, अपरमेय संख्या। बात क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं बैठा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर क्या है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, बात समझ रहे हैं। फिर अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ये पूछा है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात। ये है क्वेश्चन आपका। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम एक घन की आकृति आपको बना के थोड़ा दिखाते हैं, वैसे मैं चित्र ज्यादा नहीं बना पाता हूँ, ठीक है, तो मैं लेकिन आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने। इस टाइप से कोई घन है, ठीक है। अब घन की प्रत्येक कोण क्या है, अभी कुछ छूट गया क्या, ये छूट गया, ये घन बना है, ठीक है बेटा। तो घन की प्रत्येक कोण की जो, अब घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, 7 सेंटीमीटर है ना। ये भी 7, यानी चौड़ाई ये भी 7 है ना, सब 7 ही 7 होगी। चाहे लंबाई का हो, चाहे चौड़ाई का हो, चाहे ऊंचाई का हो, सब क्या होंगी, सब 7 होंगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अब कह रहा है कि इस पे एक अर्धगोला, अर्धगोला मतलब अब कैसे रख के देखिए, मैं नहीं रख पा रहा हूं। कैसे अर्धगोला बनाया जाएगा, आप लोग बना लेंगे इस टाइप से, ऐसे लगभग में अर्धगोला एक रखा जाएगा इसके ऊपर, समझ रहे हैं। अभी बन नहीं पाया हमसे, ठीक है, तो आप बना लेंगे। आप मतलब इसके ऊपर इस टाइप से अर्धगोला रखेंगे, ठीक है। तो ये है घन। आप आकृति अपने हिसाब से बना लीजिएगा,
मैं नहीं बता पा रहा हूँ बना के, ठीक है। ऐसे 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 ऊपर अर्धगोला रखा जाएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। यहाँ से रखिए, यहाँ से ऐसे रखिए, वो नहीं बनेगा, ठीक है। आप बना लेना, मैं बता दे रहा हूँ कि जो अर्धगोला है, मैं अर्धगोला अलग बना के बता दे रहा हूँ, इस टाइप का। और ये जो है इसके ऊपर रखा है, ठीक है। अब भैया अर्धगोले का सबसे पहले कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, जितनी उसकी सबसे भुजा होगी घन की, उतना ही व्यास हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसी के ऊपर रखना है। तो इसके व्यास के बराबर हम गोला ले सकते हैं, बस अर्धगोला जो भी लेंगे। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा, अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, उसकी घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा क्या है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो 7 सेंटीमीटर इसका अधिकतम व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, अब हम अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें। तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है। और घन की भुजा क्या है, घन की भुजा ये तो पहले ही पता कि 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा क्या है कि ये अर्धगोला है, अधिकतम व्यास वाला अर्धगोला इस घन के फलक पर रखा हुआ है, तो मिलेगा घनाकार ब्लॉक। जो ये घनाकार एक ब्लॉक बनाया गया, इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो हम निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम कहेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाए कुल, ठीक है। और घन के बाद ये घन का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन की नहीं, घन का दीजिए। और घन के ऊपर क्या रखा है, अर्धगोला क्या रखा है, इस टाइप से बनेगा नहीं वो, हमसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो कहेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस, अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोले का है तो कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, है 2πr², है अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अब पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और एक फलक का जो संयोजन है, जैसे आकृति जब एक के ऊपर एक रखी जाएगी तो क्या होगा, जो घनाकार ब्लॉक है उसके एक फलक पर तो अर्धगोला रख जाएगा, तो जो फलक हमें दिखता नहीं है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाता है। तो जो अर्धगोला होगा वो इसके ऊपर रखा जाएगा, तो अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे का होगा, वृत्ताकार जो होगा, जो दिखेगा नहीं हमको एक पृष्ठ, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो माइनस अर्धगोले का यानी कि आधार का क्षेत्रफल, यहाँ ये नहीं लिखा, क्या करते हैं, आधार का क्षेत्रफल यानी πr² ही घट जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब 6 इंटू भुजा कितनी है, भुजा है 7, और 2 इंटू पाई का मान 22/, या सीधा कह दीजिए कि जब एक संयोजन घट जाएगा 2πr² से तो क्या बचेगा, πr²। बात समझ रहे हैं। और ये हो जाएगा 7×7 49, और यहाँ ये 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा 7/2। बात समझ रहे हैं। अब
थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा, मैं मिटा कर दे रहा हूँ, या करके मिटा दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं। तो यहाँ क्या करें, 49 का 6 में गुणा करेंगे, 6 9 54 और 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, है ना, सही होगा। 294 प्लस 22/7, यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 2 एकम 2, 11 7 77 और 77 बटे क्या है 2, कहेंगे 294, 2 का भाग दे 2 3 अच्छे, एक बचेगा 17, 2 8 16, एक बचेगा 0.0, तो 2 5 10, जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 5 8 4 12, 9 3 12 और 1 13, 2 और 1 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने इसका प्रेस्टीज पल आ गया इस ठोस का। देखिए प्रेस्टीज पल बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस टाइप की, जब अगर 2 या 2 से अधिक आकृतियों का संयोजन होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आयतन निकालते हैं वो सीधा आयतन की तरीके से घटा देते हैं, जैसे यहाँ आयतन निकालना होता है ना, तो वे दोनों आयतन जोड़ देते निकाल के, घटाते नहीं सॉरी जोड़ते हैं, दोनों आकृतियों का आयतन, अर्धगोले का आयतन और घन का आयतन निकाल के जोड़ देते लोग, पूरी ठोस का आयतन निकल आता। लेकिन प्रेस्टीज पल की जब भी बात की जाती है तो बच्चे इसी बात से परेशान हो जाते। तो मैं आपको प्रेस्टीज पल आज समझाई दे रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि जब भी आप प्रेस्टीज पल निकालें तो आकृति जैसे घन है, घन के ऊपर कुछ भी रख दो, ठीक है, अर्धगोला बेलन शंकु, ठीक है, जो भी रखना, तो आपको ध्यान रखना सबसे पहले घन का प्रेस्टीज पल और ऊपर जो रखा है उस आकृति के प्रेस्टीज पल, है ना। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो फलक उसका दिख नहीं रहा है, बात समझ रहे, उस फलक का क्षेत्रफल घटा देना है। जैसे अर्धगोले का हमने रखा, उल्टा रखा जाएगा उसके ऊपर, तो उसका नीचे वाला जो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल होगा वो देखेगा नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। बात क्लियर, क्या समझ में आई कि नहीं आई? तो फिर चले आगे, चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर होगा 3, कौन सा 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होगा, लिखा है ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है। फिर से इसी प्रकार का सवाल है, एक ठोस एक अर्धगोले पर एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, पर खड़े शंकु के आकार का है, इस टाइप का, जिनकी त्रिज्याएं जिनकी क्या त्रिज्याएं कितनी है 3 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 3√2 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। इस क्या निकालना है, ठोस का आयतन, क्या निकालना है
इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, और पाई का मान दिया है 3.14, ये यूज करना है। ठीक है बेटा, तो बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखा है क्या कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या को ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन ज्ञात करना है। क्या क्या करना है? इस ठोस का आयतन निकालना। तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। और आयतन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो आकृति कही गई पहले वो आकृति बनाए। क्या लिखा है? ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला बनाइए, एक अर्धगोला ऐसे, ठीक है बेटा, ये बन गया। और इस पे बनाइए एक क्या? शंकु। क्या बनाना है? शंकु। ये तो अर्धगोला हो गया, और ये बन गया इस पे शंकु। बात क्लियर? इस टाइप की आकृति बनेगी। अब क्या कह रहा है कि इनकी त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या जो अर्धगोले की होगी वही शंकु को चाहिए 3 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या को चाहिए क्या है? 3√2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये त्रिज्या को चाहिए हुई। अब हमसे पूछा गया ठोस का आयतन, तो हम कहेंगे सबसे पहले देखिए त्रिज्याएं दोनों की बराबर हो गई। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या को चाहिए, शंकु की त्रिज्या को चाहिए क्या है? 3√2 सेंटीमीटर। बात समझे? अब क्या है? अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या ये दोनों हो गई समान। शंकु की त्रिज्या को चाहिए L बराबर। अब हमको निकालना है ठोस का आयतन। आयतन ठोस दो आकृतियों से मिलकर बना है, एक तो नीचे अर्धगोला, ऊपर शंकु। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन तो हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, लेकिन शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब आर का मान दिया है लेकिन एच का मान नहीं दिया, तो सबसे पहले हम कहेंगे क्योंकि एल त्रिज्या को चाहिए बराबर क्या हो जाएगी? L स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एल का मान है 3√2 का स्क्वायर, एच का मान और आर का मान है 3। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 9 पक्षांतर करिए। तो जैसे ही हम घटाएंगे या तो क्या हो जाएगा? घटाने पर 9 बचेगा, तो या एच का स्क्वायर हटाइए, इस पर रूट लग जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एच का मान क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए, हमसे क्या पूछा है? ठोस का आयतन। क्या पूछा है? ठोस का आयतन। तो हम कहेंगे शंकु का आयतन प्लस, हमने कहा आयतन निकालने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, मान भर दीजिए। देखिए अभी हमको दिख रहा है 1/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और त्रिज्या दोनों की सेम है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लो, सीधा क्या बच जाएगा? एच, और यहाँ बचेगा 2, यहाँ एक आर बच जाएगा, यही बचेगा। अब सीधा मान भर दीजिए। तो हम ऊपर थोड़ा मिटार लेते हैं, तो मिटारने पर क्या हो जाएगा? देखिए जरा, जैसा ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/3 है बेटा, ये 1/3, और पाई का मान 3.14 यूज करना है हमको, और इंटू आर का मान, आर बराबर क्या है? 3, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाओ, एच का मान 3 प्लस 2 इंटू आर का मान, आर का मान 3, तो स्क्वायर से एक बार 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? 3.14, एक 3 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 3 हो जाएगा 9। ठीक है, गुणा करा लो, 3.14 9 3
27 और 27 का जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो क्या बच जाएगा 3.14, 27 7 चौको 28, 7 एकम 7 2 9, 7 3 21, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6 8, 9 8 17 है ना। अब 2 और 1 3 और 3 में 1 हाथ से जोड़ेंगे 4, 6 2 8, 2 अंक पहले दशमलव, तो क्या आ जाएगा 84.78 घन सेंटीमीटर आंसर। तो बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा, आयतन निकालना बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन बाकी का प्रेस्टीज में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो मिटा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए, ध्यान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा। ये तो सॉल्व करना है क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, अब देखिए जरा, रूट के अंदर इसका कर दीजिए परमीटेड, ये प्लस है नीचे, माइनस लगा के ऊपर नीचे कर दीजिए गुणा। ऐसा सवाल हमने कल साइन के पदों में बताया था, क्या हो जाएगा, माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जब गुणा करेंगे तो इसका होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर रूट से बाहर निकालें तो इनका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अलग अलग बटा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो बहुत ही आसान सवाल था, ये रिपीटेड सवाल था एक तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्या है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी, फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रक्रिया याद कीजिए। निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। जैसे सवाल इसमें एक है क्या कि लाल रंग का एक बादशाह है, लाल रंग का एक बादशाह है,
नंबर 2, एक तस्वीर वाला पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड, एक क्या कहेंगे इसको, फेस कार्ड, फेस कार्ड। बात क्लियर? तो ये है क्वेश्चन हमारा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, सॉल्व देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमसे कहा गया 52 पत्तों की गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना। देखिए तो हमारे पास कुल पत्ते हैं 52, कितने? पहला सवाल क्या निकालना, लाल रंग का एक बादशाह है, तो लाल रंग के बादशाह होते हैं बेटा 2, कितने? वैसे तो होते गड्डी में 4 बादशाह है, लेकिन लाल रंग के होते हैं 2, कितने होते हैं? 2 बादशाह। तो अनुकूल परिणाम हमारे हो जाएंगे 2 और कुल परिणाम हो गए कुल पत्ते, हम कहेंगे एक लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, लाल रंग के बादशाह हमने कितने कहा, 2 होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल पत्ते कितने, कुल परिणाम हो जाएंगे 52, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12, तो क्या हो जाएगा 1/1, तो हो गया 26 आंसर। दूसरा सवाल इसी का बन जाएगा, एक तस्वीर वाला पत्ता है, एक तस्वीर वाला यानी फेस कार्ड वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता, ठीक है बेटा। तस्वीर वाले पत्ते हमने कल बताए थे पिछले वीडियो में, कल या परसों जिसमें भी हो, कि तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं, 4 गुलाम उसमें तस्वीरें बनी होती हैं, 4 बादशाह उसमें भी तस्वीरें बनी होती हैं, 4 बेग में उसमें भी तस्वीरें बनी होती है पुतरियां से, बाकी और किसी में नहीं। तो 4 4 8 4 12, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 12 और बटे कुल परिणाम, कुल पत्ते कितने हैं 52, काट दीजिए 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12, ये वो फिर कट रहा है, सीधा काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि 3/13, एक आंसर तुम्हारा हो जाएगा जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। और तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, चित्र में डीई समांतर एसी और डीएफ समांतर एई है, तो उससे देखिए कि BF/FE बराबर BE/EC, तो चित्र ये बना हुआ है और हमें दिख रहा है कि डीई समांतर एसी, तो डीई ये है और एसी ये, तो ये समांतर ये, यानी कि ये पूरा त्रिभुज हमको लेना होगा। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC में, और हमसे कहा गया कि डीई समांतर जो है वो क्या है एसी, और डीई समांतर एसी है, तो हम कहेंगे थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय हमारी लग जाएगी। थेल्स परिमेय क्या होती है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड यदि तीसरी भुजा के समांतर है, तो वो दोनों बिंदु उस दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात क्या बनेगा, हम कहेंगे BE/EC बराबर BD/AD, BD/AD, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर आ जाइए त्रिभुज लेकिन कौन सा, पहले देखिए DF समांतर AE, तो DF समांतर AE, तो ये पूरा त्रिभुज ले लीजिए, हम गए त्रिभुज ABE में, और हमसे कहा गया है कि DF समांतर क्या है AE। जब ये और ये दोनों समांतर हैं तो समान अनुपात बन जाएगा, थेल्स परिमेय फिर बन जाएगी, थेल्स परिमेय से हम क्या कहेंगे कि VF/FE बराबर BD/AD, इसको मान लो समीकरण 2, हम कहेंगे समीकरण 1 हुआ 2 से, 1 हुआ 2 से। देखिए राइट हैंड साइड दोनों के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी, या ये कह दीजिए कि इसका मान उठा के यहाँ रख दो, जैसे भी आपको समझ में आ रहा हो वैसे कह दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर, तो कह सकते हैं BE/EC बराबर VF/FE। तो प्रूव क्या करना है देख लीजिए, हमने कहा BF/FE
बीई अपॉन ईसी, यही प्रूव करना था, हम कहेंगे हैंस प्रूव। ठीक है, इसको इस तरफ लिख दो, इसको इस तरफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल था, सरल था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप लोग देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, हमने बता दिया आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। किसी एपी के 9 पदों का योग 81 है। क्वेश्चन नंबर होगा 7। किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग, के प्रथम 9 पदों का योग कितना दिया है, 81। 81 है। और प्रथम 17 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया है, 289। 289, ठीक है बेटा। तो उसका प्रथम पद, तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, और सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ये है हमारा। ठीक है, तो क्या करते हैं देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है, सरल सवाल है। क्या कहा, किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी, प्रथम 9 पदों का योग ये दिया है। मतलब क्या दिया है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 9 पदों का योग दिया और प्रथम 17 पदों का योग दिया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मान लीजिए, थोड़ा सा मान लेते हैं, माना प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर मान लिया बी। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि एस 9 पदों का, तो एस 9 क्या दिया है, 81। ठीक है बेटा, अब एस एन का फॉर्मूला बोल दीजिए। एस एन बराबर, मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं, एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू, ये होता है n पदों के ऊपर। तो ऐसे 9 पदों का है तो n की जगह 9 हो जाएगा, 9/2 और 2a प्लस n-1 मतलब 9-1 इंटू डी बराबर क्या होगा, 21। ठीक है, तो ये सीधा कट जाएगा, 9-9 81 ऊपर से के ऊपर बटा 1 करके, फिर ये गुणा 1 का इसमें गुणा होगा, ये तो जो का क्यों रहेगा, 9 से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा, 8d। और ये 2 का यहाँ जाएगा तो 2-9 18। हमें देख रहा है कि 2 का प्रत्येक पद भाग जा रहा है, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2-9 18, ये मान लिया हमें समीकरण। बात क्लियर। अब क्या करते हैं, फिर दिया है तथा 9 पदों का था, फिर कहा गया 17 पदों का। 17 पदों का योग कितना है, 289। फिर से वही फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। 17 से कट जाएगा, 17 बार बटा 1 का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इसमें गुणा करेंगे, ये ज्यों का 17 से 1 जाएगा 16d, और 2 का यहाँ गुणा हो 17 दूनी 34। हमको दिख रहा है कि 1 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग कर दो, 2 8 16 और 2 का यहाँ देंगे 17। ये मान लीजिए समीकरण। अब समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए, तो क्या निकलेगा, सबसे पहले ए और डी का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए, कैसे हल करेंगे जरा हल करना देख लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d, बराबर 9 समीकरण 1। और दूसरा क्या है, a प्लस 8d बराबर 17, ये है समीकरण 2। क्या कर लें, घटा दो, घटाएंगे माइनस माइनस हो जाएगा, सब देखें चिन्ह बदल जाएगा, कहने मतलब प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, और ये सीधा कट जाएगा। ठीक है, तो 8 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 4d, माइनस का हो जाएगा, माइनस संख्या बड़ी। और 17 से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 और 8 17 होता तो माइनस का 8 बच जाएगा,
माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर 4 पक्षांतर कर दिए, बटे में आ जाए 4 दूनी 8, तो डी का मान आ गया 2। और डी का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण चाहे 1 में रख दो और चाहे 2 में रख दो, दोनों समान निकल आएगा। हमने 1 में रख दिया, कहाँ रख दिया 1 में। जैसे ही हम a प्लस 4 और d की जगह 2 रखेंगे तो बराबर क्या है 9, a 4 दूनी 8 और 8 पक्षांतर करिएगा, क्या करिए 8 पक्षांतर करिए माइनस का, ठीक है। तो घटाएं क्या बचेगा, 9 से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो ये आ गया आपका a का मान और ये आ गया आपका d का मान, ठीक है। a और d जब आ गया, अब हमको निकालना क्या है, प्रथम पद और सर्वांतर यही तो निकालना था। तो बस पहला हो गया, ये हो गया सर्वांतर और ये हो गया प्रथम पद। आप लास्ट में कॉपी बोर्ड एग्जाम में लिखो तो अतः करके लिख दिया करो, अतः प्रथम पद बराबर 1 सर्वांतर बराबर 2। बात समझ गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो ऐसे आप सरल सरल क्वेश्चनों को यदि छोड़ते हैं और अगर आप रिवीजन करना भूलते हैं तो आप छोड़ देंगे, फिर अगर रिवीजन करेंगे तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सवाल आएगा। वो गलत हमेशा बिना रिवीजन से आती है बेटा, बिना रिवीजन के नहीं आती है, ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि हमको सब आता है, माना कि सब आने लगा है आपको, लेकर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप पेपर में सवाल को क्लियर ढंग से नहीं कर पाए, कुछ ना कोई गलती कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा नेक्स्ट 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए, के शून्य क्या करिए ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना, संबंध की सत्यता की जांच क्या, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये है आपका सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, हर बार परीक्षा में आता है, हर बार, ठीक है। ये हमने हालांकि पिछले वीडियो में बताया, लेकिन हमने ये इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे इस टाइप जब लिख के दे देते तो बच्चे गुणनखंड करने में कभी अटक जाते हैं, तो इसका गुणनखंड और भी सरल होता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो इसको कैसे, सीधा हमको दिख रहा है कि ये स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, और तो कुछ बनेगा नहीं। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि एक ब्रैकेट में होगा a माइनस बी और दूसरे में हो जाएगा a प्लस बी बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों क्या करें, 0 बराबर रख दो, क्या करते हैं 0 को बराबर रख दें। यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का √5 और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का √5, ठीक है बेटा। तो ये आ गया शून्य, हमारा नहीं समझ रहे, यहाँ लिखेंगे, सॉरी पहले 0 नहीं था, शून्यकों के लिए जब हम बात करेंगे तब इनको 0 बराबर रखेंगे, शून्यकों के लिए, ठीक है। तब फिर अलग अलग ब्रैकेट को 0 बराबर रख देते हैं, बात क्लियर। अब शून्य आ गए तो हम कहेंगे संबंध की जांच भी कर लीजिएगा। संबंध की जांच कैसे करते हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच, तो हम कहेंगे एक बार शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या योगफल, बेटा याद रखिए शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ध्यान करिएगा, ठीक है बेटा। अब शून्यकों का योगफल, शून्य क्या निकले ये और ये, कहने का मतलब √5 और माइनस का √5। एक्स का गुणांक क्या है, देखिए एक्स का गुणांक कुछ नहीं है यहाँ, एक्स कहीं है ही नहीं, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1, और 1 का भाग करा वो 0 ही रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 0। तो ये तो जांच हो गई, ठीक है। अब दूसरे क्या करते हैं गुणनफल, वो भी जांच कर लीजिए। फिर हम कहेंगे शून्यकों का
गुणनफल। गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात क्लियर? अब गुणनफल यानी √5 इंटू माइनस का √5। अचर पद क्या होगा? जिसमें चर ना हो, मतलब क्या है? -5 और एक्स स्क्वायर गुणांक 1। बात क्लियर? √5 को √5 गुणांक, रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस आगे लिख लीजिएगा, 1 का भाग देंगे यही आएगा। देखिए ये भी क्लियर हो गया। तो हम लिखेंगे क्या? लास्ट लाइन लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है? तो हम कहेंगे लास्ट में अतः बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध कैसा है? सत्य है। यही प्रूव करना था, ठीक है? हम कह देंगे ये हो गई आपकी जांच। तो पूरा करिए। और 4 नंबर का सवाल पूछता है, ऐसा ध्यान रखिएगा, कभी कभी 6 नंबर भी दे देता है। तो बढ़िया सवाल है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर परीक्षा में हर बार ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इसको कतई देखना ना भूलें। जितने बार देखने की जरूरत पड़ो उतनी बार देखिएगा, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार मैदान की लंबाई, क्वेश्चन नंबर होगा कौन सा? 9वां। एक आयताकार मैदान की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। क्या है? 9 मीटर अधिक है। 9 मीटर अधिक है। बात क्लियर? यदि मैदान का क्षेत्रफल, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है, 810 वर्ग मीटर है, तो मैदान की लंबाई, तो मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए, एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा? तो ये है आपका क्वेश्चन। तो करते हैं सॉल्व। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो लिखा है कि आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है ना? हम चाहे इस सवाल को एक्स वाई करके 2 चरों में मान के भी लगा सकते हैं और 1 चर में भी मान के लगा सकते हैं। 1 चर में मान के ही लगा देते हैं इसको। कह रखा है कि आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब चौड़ाई पे डिपेंड हो रही है लंबाई, तो चौड़ाई मान लो, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक, 9 जोड़ दो, ये हो गया। ठीक है? तब मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है? 810 वर्ग मीटर। मैदान क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। बात क्लियर? लंबाई क्या है? 2x + 9, चौड़ाई क्या है? x, अंदर गुणा कराओ, ये हो जाएगा 2x² प्लस का 9x, 810 पक्षांतर कर लो माइनस का, या 2 का भाग नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, तुमने क्या कहा? x² गुणांक का, इसमें गुणा कराएंगे,
तो 810 में जब 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसके करिए गुणनखंड, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, भागने जाना अष्टक, 2 पंचे 10। ठीक है, और 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा 3 बचे 15, 3 चौको 12, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 5 एकम 5। तो हमको घटा, यहाँ माइनस है तो बीच की संख्या घटाने पर लाना है, ऐसी दो संख्या बनाना है। तो बनाने की कोशिश करते हैं, हम कहेंगे 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 और 5 दिया 15 दिया 45। 45 गुणा 36 करेंगे तो आ जाएगा 1620, और 45 से 36 घटाएंगे तो बच जाएगा 9। बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो ये हमारे हुए गुणनखंड। बात क्लियर, हमने गुणनखंड खूब आपको समझाया है पिछले वीडियो में। तो 45 माइनस का 36 माइनस 810 बराबर 0। अब क्या करें, 2x स्क्वायर ब्रैकेट खोलिए, x के अंदर गुणा कराओ, प्लस माइनस माइनस 36x माइनस का 810 बराबर 0। इन दोनों में हमको देख रहा है x कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x घात कम, और x यहाँ से निकल गया तो क्या बचेगा 45। इन दोनों में देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 18 का भाग देंगे, 18 कॉमन करेंगे तो 18 दूनी 36, माइनस का माइनस भाग देंगे, पहले 18 का भाग इसमें देंगे तो कितनी भाग जाएगा 45 भाग। यहाँ तो लिखना बहुत आसान, जैसा यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिख दीजिए, बस कॉमन करना सीख लीजिए। कॉमन कैसे, यहाँ 2 है तो 2 लाने के लिए सीधी सी बात है इसमें 18 हटाना पड़ेगा, तो 18 भाग कर दीजिए। अब ये और ये सेम है तो इसको निकाल के बाहर लिख लो, क्या बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट तो क्या कर दें, 0 बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो, बराबर। बात क्लियर। अब 0 बराबर रखने के बाद क्या करें, इनको 0 बराबर रखेंगे तो मान निकलेगा 2x बराबर 2x प्लस, जैसा ही 0 बराबर तो रख ही दिया, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 45, और यहाँ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 18, और ये माइनस का रहेगा तो इसको अमान्य कर दिया जाएगा। 2 पक्षांतर करना बेटा तो इसको छोड़ दीजिए, अमान्य कर दीजिए। ठीक है, तो मान हमें ये लेना है, तो हम कहेंगे अतः लंबाई जो है आयताकार मैदान की कितनी है 2x प्लस 9 मीटर। अब x का मान क्या है 2, 18 प्लस 9, तो 18 दूनी 36 और 9 हो जाएगा 45 मीटर। कितना, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई मानी है x मीटर, और x का मान क्या निकला है 18, तो ये हो जाएगा 18 मीटर। ये दोनों हो गए आपके आंसर। बात क्लियर। तो बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत कठिन नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल था। ऐसे सवालों को आप रिवीजन करिए, और अगर आप रिवीजन करते हैं तो पक्की बात है कि आप बोर्ड परीक्षा में इन सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और कल से लाइव आना हमने तय कर लिया है कि कल से लाइव आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और टाइम रहेगा वही 8 से 9, अभी शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, तो आप देखिएगा, आइए देखते हैं कल का प्रयास कैसा रहता है। हालांकि पूरा प्रयास रहेगा, कल हम 8 बजे लाइव आएंगे। ठीक है बेटा, और आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते, इसके बाद बात करते हैं। लिखा है, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश जब कब हो जाती है 30 मीटर अधिक हो जाती है, जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर, जब सूर्य का उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण, उन्नतांश 60 अंश से घटकर 60 अंश से
घटकर 30 अंश हो जाता है, हो जाता है। ठीक है बेटा। तब कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो और √13 का मान यूज करना है 1.732। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल है। तो बहुत बढ़िया सवाल है और परीक्षा में इस टाइप के सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को हमने कहा कि पहले तो आप 1 से 2 बार पूरी लैंग्वेज पढ़िए, इसके बाद फिर स्टेप वाइज लैंग्वेज को पढ़ के अच्छे से बनाना निश्चित करें। चित्र जब सही बन जाएगा तो सवाल सही हो जाएगा, वरना सवाल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा है, एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया। सबसे पहले एक समतल हो गया, ये हमने कह दिया एक समतल है ये भी, और इस पर खड़ी है ये मीनार BC। ठीक है, अब क्या कहा गया कि छाया उस स्थिति में, पहले समतल हम कम कर लेते हैं, मान लिया ये इतना। ठीक है, क्या कह रहा है, उस स्थिति में छाया 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उल्टान, पहले सूर्य का उल्टान कौन था 60 अंश, कितना था 60, और जब छाया पहले इतनी थी। ठीक है, और कितनी बढ़ जाती है जब छाया 30 मीटर अधिक, मतलब ये 30 मीटर यहाँ बढ़ जाती है। तो यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु D, तो यहाँ से मीनार के जो उल्टांश है, मतलब जो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। बात क्लियर। तो मान लीजिए पहले छाया x थी तो 30 बढ़ गई। ठीक है, और ऊंचाई हमने मान ली h मीटर, कितनी, तो हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर और ये भी बराबर हमने मान लिया x मीटर। तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan 60 अंश बराबर, अब लंब निम्नकोण सामने हो जाए, ये आधार हो जाएगी तो लंब बटे आधा, मतलब h बटे x, tan 60 का मान √3। ऐसे कई सवाल हम बता चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर हो जाएगा x √3 या x बराबर √3 पक्षांतर करेंगे तो h के बटे में चला जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण। ठीक है बेटा, अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज BBC में, कौन सा BBC में, और फिर हम कहेंगे tan 30, तो इसके सामने एक पूरी लंब वही रहेगी, आधार पूरा कवर हो जाएगा BD, और BD कैसे बनेगा, AB + AD, मतलब 30 + x करना है, तो लंब बटे आधार 30 + x। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं tan 30 का मान है 1/√3 और h बटे 30 प्लस का x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा h√3 बराबर 1 का इसमें होगा यही रहेगा। समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए, हम कहेंगे समीकरण, क्या कह दीजिए यही लिख रहे हैं, समीकरण 1 से क्या कर दिया, x का मान रख दिया। x का मान क्या है, h बटे √3। अब ये कर लीजिए पक्षांतर, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है बेटा, बटे में √3, बटाए करके लासा कर देते हैं, तो जैसा ये लासा लेंगे तो हो जाएगा √3 और 1 का भाग देंगे √3 के इसमें गुणा होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 बचेगा। √3 में एक बार 1 का गुणा करेंगे, h का मैच बराबर 30, बटाए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3h हो जाएगा, 3h से कैसे आएगा 2h, 1 का गुणा करेंगे 2h 1 2h, और √3 का यहाँ गुणा होगा हो जाएगा 30 √3। h बराबर क्या हो जाएगा 30 √3 बटे 2, 2 से ये काट दीजिए, कितनी बार 15 √3। अब उसमें कहा गया √3 का मान रख के हल करिएगा, तो √3 का मान क्या है 1.732, गुणा करा दीजिएगा, गुणा कराएंगे 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, 15 7 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109, हासिल आएगी 10, 15 के 15 10 25, 3 अंक पहले दशमलव, तो आएगा 25.980 मीटर। ये आंसर आपका क्या है आंसर। ठीक है बेटा, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आपको हर एक सवाल बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।